वो क्या चीज है जो बदल नहीं सकती, वो क्या चीज है जो बदल नहीं सकती, वक्त भी तो कभी एक सा नहीं रहता। इसीलिए आज फिर से कहता हूं, क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं विकास उमर, आपके अपने ट्रस्टी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे डे 9 यूपीएससी के जो टॉप 10 डेली एमसीक्यूज होते हैं उसका डे 9 है। ठीक, आज कुछ नई चीजें हैं यहाँ पे आप लोग बताने के लिए। प्रीलिम जो आपका इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखना है। एक तो आपको चीज मिलेगी कि हमारे टेलीग्राम काम के फ्री यूपीएससी से रिलेटेड जो है चैनल और ग्रुप, दोनों का लिंक दे रखा है। उसका नाम है ओनली यूपीएससी चैनल बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दूसरी चीज है, इस 10 क्वेश्चन हर रोज 10 क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट्स मैं आप लोग को दिया करूंगा आपके अपने पढ़ने के लिए। और टॉपिक आप लोग को ये आप यहां से पढ़ सकते हो डायरेक्टली। ठीक, और टॉपिक आपको रहेंगे जिससे कि आप देख सकोगे कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है। वो टॉपिक मैं दूंगा इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड, और कमेंट मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। वैसे तो मैं यहां भी पूछूंगा, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं आंसर। ठीक, समझ में आ गया। मॉडस ऑपरेंडी आप लोग को अपना याद ही है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहां पे पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से कौन सा सही आंसर है। आंसर है सी। देखिए, ओनली 1 और 2 जो भारत में हरित क्रांति के संबंध में सही कथनों का चुनाव करे। इसमें से पहला जो स्टेटमेंट है, अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने की थी। मतलब ये है हाई यील्ड वैरायटीज जिसे कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है सिंचाई, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का उच्च मात्रा में प्रयोग। बिल्कुल सही बात है। और यही एक इसका क्रिटिज्म भी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ज्यादातर उच्च मात्रा का प्रयोग हो रहा है, तो ज्यादातर जो अमीर किसान थे उन्हीं को जो है फायदा पहुंचा। ये क्रिटिज्म भी है। तीसरा स्टेटमेंट जो है यहां पे दे रखा है कि पहला फर्स्ट यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम जो था वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हुआ था, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसलिए वाला स्टेटमेंट गलत है, और बिहार में तो नहीं हुआ था। आंध्रा के भी कुछ रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन का हुआ था। यहाँ पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक जो है आप लोगों को क्या करना है कि ग्रीन जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रेवोल्यूशन है ना, जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन है, पोटैटो का अलग रेवोल्यूशन है, गोल्डन फाइबर अलग, ये सब आप लोग को तैयार करना है। लिस्ट अपने पास पेन पेपर रखा है ना। और आप लोग को कमेंट यहाँ पे जो करना है कि फादर कौन थे, कौन है जनक ग्रीन रेवोल्यूशन के वर्ल्ड में और इंडिया में, ये आपको कमेंट करना है। ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। आप लोग पेन पेपर लेकिन फिर भी रखिए और तुरंत तुरंत आंसर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे पूछा गया कि डायस्ट्रोफिज्म यानी कि कौन सी प्रक्रिया पटल विरूपण को दर्शाती है। इन चारों में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है, आप लोग को आंसर बताना है। इसका सही उत्तर है 1 यानी ए, यानी कि 1 2 3 4 चारों ही। इसमें देखिए आप लोगों के नोट्स में मैंने वैसे दे रखा है कि डेफिनेशन जो ब्रिटानिका जो वेबसाइट है उसमें डायस्ट्रोफिज्म के ये बताता है जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट में जो भी उसमें कोई डिफॉर्मेशन हो रहा हो, तोड़ रहा हो, मरोड़ रहा हो, कुछ उसमें फोल्डिंग हो रही हो या फिर फॉल्टिंग हो रही हो। फोल्डिंग कैसे होती है, जब एक मतलब एक ही तरफ दो दिशाओं से बन लग रहा हो फोर्स। और आपका फॉल्टिंग कब होती है, जब अलग अलग दिशाओं में फोर्स लग रहा हो। ठीक, तो इसकी वजह से जो है ये है आपका ऊपर नीचे उठ रहा हो, जिसको जो है क्या बोलते हैं, वॉर्पिंग। और ऊपर मतलब वर्टिकल जो आपका मूवमेंट हो रहा हो, वो डायस्ट्रोफिज्म की वजह से। डायस्ट्रोफिज्म है क्या, बहुत स्लो मूवमेंट है। ठीक, और क्रस्ट में जो ऊपर की लेयर है उसमें जो चेंजेस हो रहे हो, अगर वो जमीन मान लीजिए ऊपर उठ रही है ऐसे धीरे धीरे, तो या फिर नीचे जा रही है डाउन वॉर्पिंग, या फिर वॉर्पिंग अप वॉर्पिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं एपेरोजेनिक फोर्स। इसको कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स भी कहते हैं। ओरोजेनिक फोर्स क्या होती है, माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन बनाती है। इसमें आपका वही मैंने जो अभी बताया फोल्ड और फॉल्टिंग वाली चीज हो गई। ठीक, हिमालय कैसा माउंटेन है बताइए कमेंट करके। फोल्ड टाइप का है ना, कि फोल्ड टाइप का है। अर्थक्वेक भी किया जा रहा है। अर्थक्वेक क्या है, क्रस्ट में वाले रीजन में जो है अलग अलग तरफ से अगर कोई फोर्स लग रहा है और जो है रॉक जो है बिल्कुल सिकुड़ रहा है, कंप्रेस हो रहा है, और फिर एक साथ, वैसे तो उसका सडन मूवमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि भाई एक साथ उसका जब सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, जब अपनी वापस पोजिशन में आने की कोशिश करता है, तब तो अलग चीज है। लेकिन क्रस्ट में तो हो ही रहा है ना, तो इसीलिए जो है डायस्ट्रोफिज्म में ही इसको भी लाया जाएगा, अर्थक्वेक को भी। और टेक्टोनिक मतलब प्लेट का जो मूवमेंट्स होता है, धीरे 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 मुड़ चल रही है। इंडियन प्लेट जो है वो इंडियन यूरोशियन प्लेट से लड़ रही है, मतलब कोलाइड हो रही है धीरे धीरे। ठीक, समझ में आया ना पूरा एक्सप्लेनेशन।
इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन पे मैंने आपको नोट्स में दे रखा है कि डेफिनेशन क्या है। वीडियो डिस्क्रिप्शन प्लीज देखिएगा। स्टडी टॉपिक आप लोग को जो है 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ठीक, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली, उसमें लैंडफॉर्म डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो आपको बताना। और आप लोग को ये बताना है कि एंडोजेनिक जो फोर्सेज होती हैं, एंडोजेनिक जो फोर्सेज होती हैं उनको जो है वो कैसे, उनके पीछे रीजन क्या है, कॉजेस क्या है इनके फोर्सेस बनने का। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, करेक्ट वाला पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ए, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है कि बुद्धा को मानव रूप में केवल इस शैली में दर्शाया गया है, मतलब मथुरा स्कूल में नहीं 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 नहीं, गंधारा में भी दिखाया गया है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है आपका, ठीक है। और जो पहला स्टेटमेंट है मथुरा कला शैली यमुना नदी किनारे जो है फल फूल रहा है, बिल्कुल सही बात है। मथुरा कहाँ है, यमुना नदी किनारे तो है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ आपका जो है एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग को जो है एक टॉपिक दिया है जो पढ़ने का, वो ये है कि गंधारा, मथुरा और अमरावती, इन तीनों में आपको जो है कंपेयर करके पढ़ना है, ये आर्ट ऑफ स्कूल का। और जो है मथुरा, आपको कमेंट क्या करना है कि मथुरा स्कूल के पैटर्न कौन थे, मतलब किसने इसको जो है सपोर्ट किया था मथुरा स्कूल को, ठीक। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो फिर भी लेकिन काम तो करना ही है, ठीक। इसी तरह आप लोग को पढ़ना तो है ही है, चाहे जैसा भी हो माहौल, ठीक। तो चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बता दूं, लेकिन ये रिलेवेंट कैसे हो जाएगा मैं अभी आपको इसका बताता हूं। देखिए यहाँ पे फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के बीच में बोला गया, प्लानिंग कमीशन तो अब रहा नहीं, लेकिन हो सकता है कि आगे जो है नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन इसको कंपैरिजन करके पूछ ले। तो यहाँ पे तो देखिए सेकंड वाला ऑप्शन जो है सही है कि जो स्कोप है फाइनेंस कमीशन का इज लिमिटेड टू ए रिव्यू ऑफ रिवेंज segment review of revenue segment of budget while the planning commission takes over overall review embracing, ये पहले वाला है। लेकिन अब आप लोग को क्या तैयारी करनी है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है आपको, प्रीवियस ईयर का था कि अब आप लोग को पढ़ना है कि नीति आयोग को उसकी वेबसाइट से, ठीक है, नीति आयोग को जो है आप लोग को उसकी वेबसाइट से पढ़ना है, ठीक। और दूसरी चीज है कमेंट आप लोग को ये करना है कि जो 15वें फाइनेंस कमीशन है उसके हेड कौन है और इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। 15 फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड कब से कब तक रहेगा, मतलब आप लोग को मंथ भी बताना है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हम लोग। यहाँ पे पूछा गया है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आप लोग को बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है वो सही है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था करेक्ट, तो जो आपका सी ऑप्शन है वो सही है, मतलब 2 और 3 जो है वो करेक्ट है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला वाला स्टेटमेंट जो बोला गया है कि इट्स बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग नोट्स पढ़िएगा, नोट्स में मैंने दे रखा है, वैसे बता देता हूँ एक्सप्लेन करके कि देखिए 2 तरीके होते हैं। प्रेसिडेंट जाके सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है कि मुझे एडवाइस करो किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली बात पे, या फिर कोई जो संविधान के आने से पहले कोई ऑर्डिनेंस था, सनद था, कोई भी मतलब लॉ जैसे कोई चीज थी, ट्रीटी थी, उससे रिलेटेड आपको जो है मुझे एडवाइस करो। तो जो सेकंड वाला है ना कॉन्स्टिट्यूशन पहले वाली चीज पे अगर पूछता है प्रेसिडेंट, तो वहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देनी पड़ेगी, ठीक। पहले वाले में नहीं देनी पड़ेगी, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर, यहाँ लिखा था ना, इसलिए गलत हो गया। तो इसको नोट्स में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दूसरा जो है फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। फुल बेंच क्या है, देखिए डिवीजन बेंच होता है आपका 2 लोग से रिलेटेड, ठीक है। आपका जो है फुल बेंच जो आपका होगा वो होगा 3 से 5 लोग के बीच वाला, ठीक। और 5 से ऊपर वाला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा आज तक एक कोर्ट के मतलब जजमेंट में कौन सबसे ज्यादा रहे हैं जजेस, वो है केशवनंदा भारती में, ठीक। थर्ड जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो भी सही है कि द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरेंस अंडर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इज नॉट बाइंडिंग, मतलब जो भी एडवाइज करते हैं सुप्रीम कोर्ट वो बाइंडिंग नहीं है, वो खाली एडवाइजरी है, ठीक। ये भी नोट्स में आप पढ़ सकते हैं। चौथा स्टेटमेंट जो है कि नॉट मोर देन 1 रेफरेंस एट ए टाइम, मतलब एक बार अगर रेफरेंस पूछा गया है
नॉट मोर देन वन रेफरेंस एट ए टाइम कैन बी मेड टू सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी जुडिक्शन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चौथा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, चौथा स्टेटमेंट भी गलत रहेगा, ठीक। पांचवा क्वेश्चन आपका सही हो गया। छठा क्वेश्चन जो है आपका, देखिए पांचवें क्वेश्चन से कुछ जो मुझे आपसे टॉपिक सुप्रीम कोर्ट आप लोग को पढ़ना, लक्ष्मीकांत से कमेंट आप लोग करना है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी को कहां से मिलती है, किस आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है, और एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें अटर्नी जनरल जो आर्टिकल नंबर 76 में पाए जाते हैं से बनते हैं, उनका क्या रोल है, ठीक। क्वेश्चन बहुत सारे मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुछ का तो जवाब दे दिया करो, ठीक है। यहाँ पे छठा क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से, इसमें आपको जो है कुछ स्टेटमेंट दे गए हैं, पहला आप लोग को बताना है और नॉट करेक्ट पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो इसमें यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पॉज करके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करिए। सी आंसर होगा यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। ऑस्ट्रो, यहाँ पे लिखा हुआ ऑस्ट्रोलोपीथेकस, ऑस्ट्रोलोपीथेकस मानव मध्य अफ्रीका में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। पुराशाण कालीन मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, कब था ये कमेंट में आप लोग को करना चाहिए, पैलियोलिथिक एरा में नहीं था अगर एग्रीकल्चर का, तो कब था, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, येलो एंड व्हाइट कलर हैव बीन यूज्ड इन द अर्ली पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका केव, नहीं, येलो एंड व्हाइट नहीं था, ग्रीन और रेड था, क्योंकि यही कलर जो है नेचुरली फाउंड उस समय होते थे, ठीक है ना, येलो और व्हाइट इस तरीके से नहीं मिल पाता था जल्दी। चौथा स्टेटमेंट जो है कि प्रिमिटिव ह्यूमनाइड्स फर्स्ट अपीयर्ड इन अफ्रीका इन द बिगिनिंग ऑफ द प्लिस्टोसीन एपॉक, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, ये आप लोग का टॉपिक है, ठीक। नोट्स में आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके क्या नोट्स आपको दिए गए हैं, क्या टॉपिक दिए गए हैं वो करिएगा, और जो कमेंट करने वाले क्वेश्चन वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ये कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जी आपका मिडवल इंडिया से आ गया, मिडवल इंडिया हिस्ट्री से। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और करेक्ट पूछा गया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन सही होगा बताइए। पहला वाला सही होगा, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। पहली बात तो यह है कि बाबर ने मुगल डायनेस्टी को चालू किया था इब्राहिम लोदी को खत्म करने के बाद। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपको मालूम ही है 1526 वाला, उसमें जो इब्राहिम लोदी को हरा कर जो है बाबर ने बनाया था, मुगल डायनेस्टी को चालू किया था, सही है। दूसरा जो है, 2 फेमस स्कॉलर जो थे तुलंबा के, ठीक, शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला, ये दिल्ली आए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ खिजिर खान, नहीं खिजिर नहीं, सिकंदर लोदी के आए थे। ये सिकंदर लोदी वही हैं जिनको जो है जिन्होंने आगरा सिटी की, आगरा शहर की स्थापना की थी। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया था, सेकंड स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, द बुक लज्जत ए सिकंदर शाही वॉज कंपोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यहाँ पे फिरोज तुगलक लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे भी सिकंदर शाही तो थोड़ा इजी हो जाता है, सिकंदर लोदी होगा यहाँ पे आंसर, ठीक, इसलिए अगला स्टेटमेंट गलत था। इब्राहिम लोदी कंकर इन्होंने मतलब जीत लिया था ग्वालियर को 1517-1518 में, ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही था। कुछ यहाँ से संबंधित जो है आप लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं लोग पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो आप लोग से मुझे पूछना है क्वेश्चन वो क्या है, देखिए यहाँ से नोट में मैंने आप लोग को क्या दिया है कि पूरा मिडिवल जो ये सल्तनत टाइम था ना, उसमें कैसे कैसे जो है क्रोनोलॉजी है, SKT ये ट्रिक है, SKTSL, ठीक। पहले तो हो गया स्लेव डायनेस्टी, फिर हो गया खिलजी, फिर हो गया तुगलक, फिर हो गया सईद और उसके बाद लोदी, SKTSL ऐसे करके जो है आप लोग याद कर सकते हैं मिडिवल टाइम में दिल्ली सल्तनत वाले पीरियड में कैसे कैसे हुए थे, ठीक। कमेंट आप लोग को ये करना है कि ट्यूमरिड डायनेस्टी किसने चालू की थी, ट्यूमरिड डायनेस्टी किसने चालू की थी, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक। और आप लोगों को पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर जो है आपका मुगल एरा के टाइम पे जो भी आर्किटेक्चर हुआ था वो आप लोग को पढ़ना है, आता ही है क्वेश्चन यहाँ से। मिडिवल हिस्ट्री में आज का आर्ट एंड कल्चर ही पूछ रहा है इन सबसे रिलेटेड, ठीक। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए आप लोग को, ये कौन सा स्टेट था जिसने ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले साइन कर दिया था, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि हैदराबाद। जो निजाम थे हैदराबाद के, काफी होशियार आदमी थे, इन्होंने सबसे पहले जो है ये ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस जो था ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। आप लोगों को पहले तो ये क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस को इंट्रोड्यूस करने वाले वो कौन से गवर्नर जनरल ब्रिटिश के थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ठीक। उनका जो है कार्यकाल जो है 1798 से रिलेटेड से था, इतना मैं आप लोग को हिंट दे देता हूं, ठीक। और इससे रिलेटेड यहाँ पे जो है जानकारी कुछ कुछ दी गई है कि कौन कौन किए गए थे, कौन कौन ने किया था, ठीक।
निजाम ने सबसे पहले किया था और होलकर ने सबसे आखिरी मराठा कॉन्फेडरेशन जिसने साइन किया था। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है कुछ जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन तो पूछूंगा आपको, जो है मेहनत मैं भी करूंगा और आपसे करूंगा, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। देखिए इसमें जो आप लोगों को क्या पढ़ना है, टॉपिक ये पढ़ना है कि जो एजुकेशन का कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट किया था इंग्लिश ने, वो स्पेक्टर वाले में चैप्टर दे रखा है, आप लोग को वहां से वो पढ़ना है। ठीक, कमेंट आप लोग को गवर्नर जनरल का नाम बताना है, और इससे रिलेटेड मैंने नोट्स भी, सब्सिडरी अलायंस क्या था, क्या क्या इस पे होता था, कौन सी पॉलिसी थी, ठीक, वो सब कुछ मैंने नोट्स में दिए, वहां जाके भी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, राष्ट्रीय उद्यान की पहचान करें जिसके बारे में यह बात की जा रही है। ठीक, यहां बात की है, मतलब कुछ ये उद्यान दिए गए और आपको इन 5 स्टेटमेंट से पहचानना है कि अला कौन सा वो उद्यान है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आज की तारीख में उत्तराखंड में, इसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क था। ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। 1955 में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। उसके बाद फिर 56 में, शायद 56 में फिर इसको जिम कॉर्बेट नेशनल, ये बहुत बड़े कंजर्वेशनिस्ट थे पहले, तो काफी इन्होंने शेर वेर मारे, फिर ये कंजर्वेटर बन गए। वो एक कहावत याद आई थी, चलिए छोड़ देते हैं। यह भारत में सबसे प्रमुख पक्षी आवासों में से एक है और इस पार्क को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण बर्ड एरिया के रूप में घोषित किया गया है। पार्क अब उत्तराखंड राज्य सरकार में द्वारा शामिल है। बिल्कुल सही है, और यहां से आप लोग पॉज करके इसकी वही इंफॉर्मेशन है पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक, आप लोग से क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, और आप लोग जो है नेशनल पार्क आप लोगों को पढ़ना है। नेशनल पार्क कहाँ कहाँ के इंडिया के रिलेटेड, देखिए ये अगर आप ऐसे बनाओगे, ठीक, तो आपको नॉर्थ ईस्ट के पढ़ने हैं, तमिलनाडु सदर्न एरिया, वेस्टर्न घाट्स वाले पढ़ने हैं, मध्य प्रदेश का लिए क्योंकि इसको अभी रिसेंटली टाइगर स्टेट और जो है सबसे ज्यादा घड़ियाल पानी का भी वो मिला है, और जम्मू कश्मीर और इधर के आप लोगों को नेशनल पार्क पढ़ने, वो भी नेचुरल वेजिटेशन के साथ में, क्योंकि ये पूछता है बताइए ये कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे एल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक, इस तरीके से पढ़ना है। नोट्स में आप लोग जो है मैंने इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है, वो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इस साइंस से रिलेटेड है। अगर यहाँ पूछा गया अगर हमारे आसपास कोई हवा नहीं है तो हम इनमें से कौन सी जगह नहीं ले सकती है, कौन सी, मतलब कौन सी जो ये चीजें हैं 5, ये कौन कौन चीजें नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखिए कौन सी चीज नहीं होगी, कोई भी नहीं होगी। जो 5 चीज यहाँ पे दे रखी हैं, 5 में से कोई भी यहाँ पे चीज नहीं होगी, मतलब सी ऑप्शन जो है, ना कंबशन होगा, ना आग जल पाए। अब हवाई तो आग कैसे जलेगी, रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगा। रेस्पिरेशन जब हवाई नहीं होगी, हवा में ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कैसे करेंगे। पानी बॉयल भी नहीं हो सकता, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकती। ठीक, सांस वो भी, पेड़ भी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, खींचता है अंदर, फिर ऑक्सीजन छोड़ता है, इवापोरेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। और आप लोग से जो मैंने बताया, एक टेलीग्राम का हमारा फ्री चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे जो है क्या होता है कि नोटिफिकेशन कभी नहीं मिल पाता, लेकिन ये जो सीरीज की नोटिफिकेशन आप लोग मिल जाएगी ओनली यूपीएससी चैनल बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा। इसी के वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका जो है टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसी साथ में डिस्कशन चैनल भी है, आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। जो मैं टॉपिक देता हूँ ना, उस टॉपिक को आप लोग वहां पे जाके डिस्कस भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग को अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, और नहीं पसंद आता तो क्यों नहीं पसंद आया ये जो लिखिएगा। सिर्फ डिसलाइक करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, और सिर्फ क्रिटिसिज्म से नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया करिए। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट के आंसर जोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।